हेलो, नमस्कार। शुरू करते हैं। नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो। नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो। मेरी हयात को तुम अपनी असर में रहने दो। मेरे हयात को तुम अपनी असर में रहने दो। मैं अपनी सोच को तेरी मैं अपनी सोच को तेरी गली में छोड़ आया हूँ। मेरे वजूद को अपने ख्वाबों के दिल में रहने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से इस टाइम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से उसमें पूर्ण रूप से स्टडी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने एसेक फाउंडेशन वेज का लेक्चर एड प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए 7 लेक्चर कंटिन्यू डेली विदाउट गैप आप लोगों को हमने प्रोवाइड कराए हैं। उस पर आपका अच्छा फीडबैक मिला है। आगे इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस बेच लाइए। एयरफोर्स का कोई कह रहा है, कोई एनडीए सीडीएस कह रहा है। हम कंप्लीट एक प्रैक्टिस बेच जल्द ही लाएंगे। थोड़ा आपका हमें बेसिक इस एक फाउंडेशन बेच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शुरू करेंगे एक प्रैक्टिस बेच और एक एडवांस बेच। आशा करेंगे तब आपकी हम 2 क्लासें आपको प्रोवाइड करा पाएँ। मतलब डेली आपको हम 2 क्लास प्रोवाइड कराएंगे। डेली आप लोगों का टाइमिंग सेट है, माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि 8 बजे ईसिक इंग्लिश चैनल पर अभय सर की क्लास आनी है। ध्यान रखना कि डेली क्लास आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। अब तो डर आपको लोगों का थोड़ा थोड़ा छूटा होगा कि क्या कि इंग्लिश से डरना नहीं, इंग्लिश को क्या करना है, करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। मतलब ये है कि अब एसिक फाउंडेशन बैच का लेक्चर कौन सा है? 8 है आप लोगों के सामने। आज लेक्चर 8 में देखिए हम क्या डिस्कशन करते हैं आप लोगों के लिए। हर एक लेक्चर में नया कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करते हैं 7 लेक्चर में आपने नया बहुत कुछ सीखा हो गया। मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश अगर 100% भी आती थी, अगर आपको इंग्लिश 100% भी आती थी, तब भी आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, तब भी आपने कम से कम 20 से 30% सीखा होगा। मान लीजिए इतना तो सीख। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी तो आपने 100% सीखा है, बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। मतलब इतना अच्छे से बताते हैं, एक एक पॉइंट बताया है जिससे किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन का मतलब है, तो कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है जब चीजें या कॉन्सेप्ट आधे अधूरे ना। अभी सिर्फ माइंड में इतनी जानकारी रखो कि जो जो बातें बताई हैं उन बातों का कोई मतलब होता है या उनको सुना है कभी। जब आगे हम इनको रिवाइज कराएंगे, किसी लेक्चर में पर्टिकुलर टॉपिक बताएंगे, तब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है आप लोगों की एक प्राथमिकता है, इतना हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों का आपका अपना चैनल है ईसिक इंग्लिश, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। डेली आपको लेटेस्ट में इंग्लिश की वीडियोज मिलती हैं। आपको और क्या ज्वाइन करना है? फेसबुक पर पेज आप ज्वाइन करना है आप लोगों को। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर। बेहद इंपॉर्टेंट, हम बार बार बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल को जुड़ना, उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। 7 लेक्चर की जितनी भी पीडीएफ थी आप लोगों की हम इस पर प्रोवाइड करा चुके हैं। जितने भी 7 लेक्चर हो गए थे, आज 8 लेक्चर है, 8वां लेक्चर आपका है। इसके प्रीवियस 7 लेक्चर हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। पूरी कंप्लीट उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, उसको आप वहां से देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखते हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बार बार बोल रहे हैं कि हम जब भी लेक्चर, जो भी हो लेक्चर 8 डालें या डाल लें, इसको जरूर कोट्स में लिखना है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सुमन। जब ऐसे फाउंडेशन बेच का आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इस पर हम विधिवत 5 से 7 मिनट आपकी चर्चा करेंगे। मान लीजिए क्या चर्चा करेंगे, आप लोग जान जाएंगे कि क्या है इसका मतलब, बार बार ये बातें हम क्यों बोलते हैं। चलिए वही बात हम शुरुआत में बताए थे, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। स्टार्टिंग में 2 खूबसूरत सेंटेंस आपके पास लिखा है, आंसर आज नीचे लिख दिया है। अब की बार आंसर ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान से माइंड से चीजें उतर जाती हैं कि ऐसा हो गया। चलिए कोई नहीं है, इस बार आप लोगों के सामने आंसर लिखा है कि आप बता देंगे ऐसा क्यों होता है, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा है यहाँ पर, इफ यू वांट
टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। देखिए लिखा है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा है यू मस्ट अवॉइड ज्वाइनिंग। देखिए इसमें हम कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएंगे। अवॉइड एक ऐसी वर्ब है, अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोन टू हो गया, गिवन टू हो गया, अवॉइड हो गया, इनके बाद वर्ब की आईएनजी का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है ऑफ लायर्स। या तो ऑप्शन गैंग होगा, या आपेक होगा, या ग्रुप होगा, या हियर्ड होगा। क्या आंसर हो सकता है, आशा करेंगे। आंसर तो नीचे लिखा ही है। क्या यहाँ पर आंसर लिख दिया हमने, यहाँ पर आंसर देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया, यहाँ पर आपेक का प्रयोग होगा, क्योंकि लायर्स के लिए या समूह, लायर्स के समूह के लिए हम पेक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेक का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहां पर एक समझना है कि 2 पॉइंट ये समझना था कि वाइड के बाद वर्ब की आईएनजी आती है। अब जब गैंग का प्रयोग हम कहां करते हैं, जब भी डाकुओं के समूह की बात करेंगे तो हम किसका बात करेंगे, गैंग की बात करेंगे। जब भी कई सारे पर्सन का मतलब एक कलेक्टिव में है, इकट्ठे हैं, तो हम किसको करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। मतलब गैंग, अगर मान लीजिए चोर हैं, डकैत हैं, उनके लिए हम गैंग करेंगे। पर्टिकुलर पर्सन एक समूह में बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। पेक किसके लिए प्रयोग कर देते हैं, लायर्स के लिए। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नहीं सुना होगा, स्टार बना के लिख लो कॉपी पर कि पेक का प्रयोग जब भी लायर्स के समूह की बात होगी तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, पेक का प्रयोग करेंगे। आशा है पॉइंट आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाले सेंटेंस में बताने की कोशिश करें। इसमें नीचे जानबूझ के नहीं लिखा, वो सरल भी क्वेश्चन था, बता भी सकती। इसमें आशा करते हैं आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या आंसर हो सकता है, बोलो। बगैर ऐसे लेटे से वीडियो देखने से इंटरेस्ट नहीं आएगा, जगेगा। इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना है तो कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ करनी पड़ेगी। 1 नंबर करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट कोई भी हो ऐसा पकड़ उस पर कर लो कि इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की हम धज्जियां उड़ा देंगे। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आए उसकी धज्जियां उड़ानी आपको। सिर्फ यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चंस के बहुत चीजें सिखाएंगे। लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑफ यहाँ पर है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन लिखेगा, या मोस्ट ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, इनके बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखेगा, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। देखिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट होता तो यहाँ पर एरर हो सकती है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लव। अब सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। कोई बच्चा होगा जो पढ़ चुका होगा, वो बताएगा कि इसमें सब्जेक्ट कहां पर है। वही हो बच्चा जो बताए, आंसर देने की कोशिश करे कि यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है। हमें सब्जेक्ट की जानकारी बताने की, सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए यहां पर आपको एक दिख रहा होगा द स्टूडेंट, यहां पर दिख रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर, मतलब यह तो ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है और मोस्ट है। हमने बताया था एक लाइन में कितने भी प्रीपोजिशन लिखे हों हमें कोई मतलब नहीं है, पहले वाले प्रीपोजिशन से लिखे हुए जस्ट पहले वाला वर्ड हमेशा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर कैसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब मोस्ट यहां पर सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट इज ऑफ प्रीपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर इंग्लिश लिटरेचर है। अब ऑप्शन भरने हैं, सबसे पहले ऑप्शन काटने की कोशिश किया करें, कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो बच्चा कहेगा सर पहला आंसर तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, रेड वाला लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है द पोएट्रीज, क्योंकि पोएट्रीज हमें कभी होता ही नहीं, क्या होता है, पोएट्री होता है, इसीलिए पहला आंसर तो कभी हो नहीं सकता। आंसर काटने की कोशिश करें। दूसरा आंसर यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट बना के। अगर हमने ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे तो यहां पर हो सकता है द पोएट्री ऑफ किड्स भी हो सकता है, द किड्स पोएट्री हो सकता है, या किड्स, मतलब है कि इसमें माइनर डिफरेंस है। मतलब आंसर या तो इसमें से या इसमें से, तीनों में से आंसर हो सकते हैं। अब आशा करते हैं कि आप तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट अगर लिखना पड़ेगा, अब यहां पर लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही लगते हैं, इसका मतलब है नाउन है। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं द पोएट्री अपन। देखो पहला आंसर तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था, इस तरीके से सोचा करें कि पहला आंसर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा होगा, ये तो ये वाला होगा, ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमें अभी नहीं पता है, आपको जज करना है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए लिखा है पोएट्री ऑफ किड्स, कैसे आप जज करेंगे कौन सा आंसर है। देखिए यहां पर लिखा है कि मोस्ट के लिए यहां पर लिखा है लव, इसके बाद हमें यहां पर चाहिए
इसका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पूरा ये द पोएट्री इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा फिर इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर बचे कि या तो सी आंसर होगा या डी होगा। देखिए डी और सी में क्या डिफरेंस है, हर जगह पर सेम लिखा है दोनों में। जब ऐसे आंसर फंसते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए स्टार बनाइए, यहाँ पर पहले पोस्टऑफिस एस लगा है, इसमें बाद में लगा है। तो आंसर आशा करते हैं कौन सा होगा, बताने की कोशिश करें। आंसर आपका डी होगा। डी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर कौन सा आंसर भरना है आपको, डी भरना है। आखिर क्यों हो रहा है, सारी चीजें पर हम चर्चा करेंगे, बात बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर हमने पहले वाले पोस्टऑफिस पर नहीं बाद वाले पोस्टऑफिस का प्रयोग किया है। देखिए कितने बड़े बड़े शब्दों में कितना सुंदर लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पर लिखा है कि किड्स पोएट्री का प्रयोग होगा, जो आंसर डी में उपलब्ध है का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर किसी शब्द के यस या ईएस है, किसी शब्द के अंत में यस लगा हो या ईएस लगा हो, ठीक है, यस लगा हो या ईएस लगा हो, यहाँ पर यस लगा हो ये, तो एपोस्ट्रॉफी एस के स्थान पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा कि जिसके लास्ट में यस है तो उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। अगर ये पॉइंट पता होता तो आप देखते ही आंसर मार देते हैं। चलिए आप आपके लिए एक फाउंडेशन बैच का शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा है, कल जहां पर हमने छोड़ा था, आशा करते हैं सारे लेक्चर देखे होंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हमने स्टेटिव वर्ब पर छोड़ा था, आज हम स्टेटिव के आगे बढ़ते हैं डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स कौन से होती हैं, देख लिखा है डायनेमिक का अर्थ होता है क्रियाशील गतिशील, मतलब वो वर्ब्स जिनमें एक्शन होता है। मतलब क्रियाशील और गतिशील का मतलब है उनमें एक्शन होगा, जिस तरीके से स्टेटिव वर्ब में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता था। अब डायनेमिक वर्ब में एक्शन होता है, ये स्टेटिव के विपरीत होती हैं। मतलब यह है कि स्टेटिव के विपरीत होती हैं, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। जब कोई वर्ब्स टेम्परेरी मोमेंटरी डायनेमिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती है तो वह डायनेमिक वर्ब कहलाती है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आएगा। धीरे से पॉइंट में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे समझना है कि स्टेटिव वर्ब नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, डायनेमिक वर्ब एक्शन वर्ब होती हैं। इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज स्विमिंग, स्विम एक कैसी वर्ब है, एक डायनेमिक वर्ब है। यहाँ पर लिखा है ही इज गोइंग, लिखा है राम इज कमिंग। इस तरीके के सेंटेंसेस लिखे हुए, आशा करते हैं सेंटेंस से भी चीजें समझ में आई होगी। एक कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पर स्विम हो गया, कम हो गया, रटना नहीं है, बता रहे बार बार सेंटेंस में प्रयोग होने पर ही आप उसका अर्थ जान पाएंगे। आशा करते हैं ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक नया पॉइंट लिखा है, ये शायद ही पहली बार सुना होगा। क्या लिखा हुआ है, पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके बारे में पहली बार बहुत सी बातें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी, पहली बार समझी होंगी, बहुत सी चीजें हैं जो हम आप लोगों को आशा करते हैं ये बात हमने पहले बार आपने शायद सुना हो। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन क्रिएटिव वर्ब्स, इसके बारे में पहली बार सुना होता है। क्या होती है वर्ब्स, जो किसी कार्य के प्रारंभ होने में व्यक्त करती हैं। मतलब यह है कि वो कार्य प्रारंभ हो चुका है, अंत का हमें नहीं पता है कि कब होगा, कि धीरे धीरे वो कार्य अगर प्रारंभ हो चुका है, उन वर्ब्स को इनक्यूटिव वर्ब्स हम कहते हैं। लिखा है इनक्यूटिव वर्ब्स कहलाती हैं। लिखा है द टर्म इनक्यूटिव वर्ब्स इज यूज्ड अ वर्ब डेट डिनोट्स अ बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, डेवलपमेंट और फाइनल स्टेज ऑफ अ चेंज ऑफ कंडीशन। इसका सीधे से मतलब है इनक्यूटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें किसी कार्य को स्टार्टिंग करने से और फाइनल स्टेज तक दिखाती हैं। मतलब यह है कि डेवलपमेंट कार्य शुरू हो चुका है, एक फाइनल स्टेज पर जाके खत्म होगा। इस तरीके के वर्ब्स मुख्य वर्ब्स हैं। एक आपकी कौन सी वर्ब्स हो गई है, एक गेट हो गई है, बिकम हो गई है, ग्रो है, और भी होती हैं। इस पर हम पर्टिकुलर जब लेक्चर बताएंगे सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। देखिए सेंटेंसेस से समझ लीजिए, सेंटेंसेस क्या लिखा है। यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि माई फादर इज गेटिंग बीकर, मतलब तुम्हारे पिताजी, कल हमने बताया था कि बीक, ये लिखा है बीक, बीक में कैसे पहचानो कमजोर, दो भाई होंगे तो शक्तिशाली होंगे, इसका मतलब है कि वो शक्तिशाली होंगे तो वो सप्ताह हो जाएगी उसकी स्पेलिंग। इसका मतलब यहाँ पर एक भाई अलग हो गया, एक भाई कम शक्तिशाली, उसका मतलब कमजोर हो गए। माई फादर इज गेटिंग मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कमजोर हो गए। देखिए एक काम होना बिगिनिंग हो गया है, गेट मतलब क्या हो, काम होना शुरू हो गया है।
ऐसे समझिए, काम का स्टार्टिंग होना शुरू हो गया, मतलब यह है कि वीकर होना, कमजोर होना स्टार्ट हो चुका है, एक फाइनल स्टेज पर जाके रुक जाएगा, कभी आदमी कमजोर होकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब इसका ये मतलब है कि माई फादर इज गेटिंग वीकर का सेंस ये निकलेगा कि आपके पिताजी या मेरे पिताजी, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है कि वीकर कमजोर होने लगे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर लिखा है कि इट इज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा क्या है, होने लगा है, मतलब ये अंधेरे की होने की स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब अब फाइनल स्टेज पर जाके एक बार अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह होके उजाला होगा। आशा करते हैं ये पॉइंट नया लगा होगा, अगर नया लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करें। आगे देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब्स, बहुत सुना होगा इसके बारे में। ट्रांजिटिव, देखिए वर्ब पर कितनी चर्चाएं की हैं हमने, इसी जब पर्टिकुलर बचाएंगे तो 10 से 15 क्लासेस 20 क्लासेस लगती हैं, तो वर्ब का लेक्चर उसमें तुम्हारा टॉपिक कंफर्म होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कहता है सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। मतलब यह वर्ब्स ऐसी हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रह सकता है, अन्य वस्तु के पास ओवर होता है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ रहे होंगे कि मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें जो एक्शन होगा वो आपके सब्जेक्ट तक ही निर्भर नहीं रहता है, उसके आगे ऑब्जेक्ट पर भी निर्भर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, अच्छे से एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे में क्या लिखा हुआ है कि रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश हिट्स, अब रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट था इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है। यहां लिखा है कि हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है जिनमें एक्शन कर्ता तक सीमित नहीं रहा है, मतलब सब्जेक्ट, कर्ता का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सब्जेक्ट वाल पर पास ओवर हुआ है। वर्ब यदि क्या, मतलब कैसे पहचाने, क्या या किसको प्रश्न मतलब क्वेश्चन करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, मतलब रमेश ने हिट्स मतलब आ बाल, रमेश ने क्या हिट किया, आंसर मिला एक बाल। उपयुक्त में जैसे यहाँ पर लिखा है कि वर्ब में क्या प्रश्न करने पर हमें आ वाल उत्तर मिला है, अतः हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे समझ लीजिए कि क्या मतलब व्हाट का रिप्लाई हमें मिल जाए और व्हाई का रिप्लाई अगर मिल जाए, इंग्लिश में व्हाट और हु का, हु मतलब कौन या किसको का रिप्लाई मिल जाए, हिंदी में क्या और किसका, मतलब यह कि राम ने क्या हिट्स किया है, तो आंसर मिला है बाल, राम ने क्या हिट किया है, बाल। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस लिख दें यहाँ पर कि राम, आपको कैसे पता चलेगा कि राम गोज टू मार्केट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि गो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब राम कहाँ जा रहा है, मतलब राम किसके साथ, राम कहाँ को जा रहा है, मतलब इसके मतलब है कि यहाँ पर गो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आया ही आया। अगर ट्रांजिटिव है तो इसके बाद इंट्रांजिटिव भी होगा। आशा करते हैं चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। सीधे से पॉइंट ये समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्या और किसको रिप्लाई मिलने पर अगर हमें मिल रहा है उसका रिप्लाई, तो उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर क्या और किसको हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है ही स्लीप्स इन द बेड। यहां पर लिखा है श्याम स्पीक्स लाउडली, लाउडली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब अगर है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है श्याम क्या बोलता है, अरे बोलता है लाउडली, आंसर नहीं, ऐसे नहीं मैच करना है कि क्या और क्यों का, इस तरीके का थोड़ा सेंस, कॉमन सेंस भी लगाना है कि लाउडली एडजेक्टिव नहीं आपका एडवर्ब है। ठीक है, यहां पर लिखा है स्लीप्स इन द बेड। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि चीज़ें अगर माइंड में नहीं बैठी हैं, आपको बार बार पढ़ने से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर लिखा है इन वाक्यों में वर्ब जैसे स्लीप्स एवं स्पीक्स इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनमें एक्शन
तक सीमित रह गया है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है उसने बोल दिया है, दूसरे ने सुनकर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सो रहा है, कोई उसमें हलचल नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है, पास ओवर नहीं हुआ है। इन वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए सबसे आगे लिखा है, देखिए इतना बड़ा हमने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसका क्या है, अगर इंपॉर्टेंट लिखा है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझने की कोशिश करिए। लिखा है इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा लिखा है, इसीलिए लिखा है कि अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव दोनों प्रकार का होता है, हो सकता है। मतलब है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, अधिकांश मतलब लिखा है, अधिकांश मतलब ज्यादातर वर्ब्स ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम ट्रांजिटिव एवं इंट्रांजिटिव दोनों रूप में कर सकते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे भी लिखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो पीछे वाला पॉइंट था उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के सोचना है। यहां पर लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है आपका, हम गोला करते हुए चल रहे हैं। डू हो गया है, डज हो गया है, डिड है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैज है, हैड है इत्यादि, इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तथा विल हो गया, सेल हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया आपका, और वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, यूज टू हो गया, इनको हम मॉडल्स वर्ब कहते हैं। यहाँ पर स्टार बना लेना। डेयर और नीड पर ये कभी कभी आपकी मेन वर्ब भी बनती हैं। कब मेन वर्ब बनती हैं, इस पर हमने स्टार इसीलिए बनवाया है क्योंकि अभी सिर्फ सीखना है कि माइंड में चीजें बैठनी चाहिए। कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब ऊपर वाली हो गई हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हीं को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। विल, सेल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू, ये सारी वर्ब्स कैसी होती हैं, आपकी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। आगे दूसरा पॉइंट लिखा है लिंकिंग वर्ब। इसके बहुत बारे में सुना होगा, इस पर बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। नहीं, कंफ्यूजन अभी से खत्म कर देना है बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर लिखा है लिंकिंग वर्ब्स आर नोशनल वर्ब्स। क्या लिखा है, नोशनल, जिस तरीके से एग्रीमेंट होता है उसी तरीके से लिंकिंग वर्ब्स को ही हम नोशनल वर्ब्स कहा जाता है। लिखा है जब ऑक्सिलरी मतलब आप समझ रहे हो क्या हो जाए, ऑक्सिलरी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब हेल्प, मतलब है कि प्राइमरी में पढ़कर जिस तरीके की आपकी हेल्प होती है उसी तरीके से इस सेंटेंस में बनाने के लिए ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है किसी वाक्य में सपोर्ट नहीं करती हैं। मतलब जब ऑक्सिलरी वर्ब से किसी वाक्य में सपोर्ट नहीं करती हैं बल्कि वर्ब की मुख्य रूप की तरह प्रयुक्त होती हैं, उस स्थिति में इन्हें लिंकिंग वर्ब अथवा नोशनल वर्ब्स कहा जाता है। देखिए अंडरलाइन भी किया है हमने और बार बार इस पर बता भी रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब्स या नोशनल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कभी जो सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग होनी चाहिए, मेन वर्ब के रूप में अगर प्रयोग हो जाएं तब उन्हें हम लिंकिंग वर्ब या नोशनल वर्ब कहेंगे। अगर किसी के हेल्प करने लगी हैं तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं मानी जाएंगी। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, समझ रहे होंगे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल में लिखा हुआ है जिस तरीके से आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल, मैंने एक किताब और पेंसिल उठाई। देखिए एंड के पहले और एंड के बाद में सेम जुड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर नाउन जुड़ा है तो यहाँ पर भी नाउन जुड़ेगा। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखिए हैव, यहाँ हैव मेन वर्ब के रूप में काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये किसी की हेल्प नहीं कर रही है। आई हैव हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब वर्ब की इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म या कोई बेस फॉर्म नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम करें। जिसे यहाँ पर लिखा है सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए गर्ल हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, आर्टिकल आ लगा हुआ इस गर्ल के वजह से, क्योंकि गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा
कभी भी आएंगे तो बगैर आर्टिकल और डिटरमिनेंट के नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज कैसी वर्ब हो गई आपके, लिंकिंग वर्ब। लिखा भी है कि उपयुक्त वाक्यों में वर्ब्स कैसी हैं, हैव तथा इज लिंकिंग वर्ब्स या हम नोशनल वर्ब्स कहते हैं। आशा करते हैं पॉइंट आपको बहुत अच्छे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहा होगा। अगर वीडियो आपको एक पॉइंट, जो भी हम चीज़ें बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे क्या है, हम बार बार बताते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर स्टार बना रहे, इस पर आपको हमें व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिस पर हमने डबल स्टार, ट्रिपल नहीं, 4 स्टार बनाए हुए हैं। इस पर आप हमें व्हाट्सअप नहीं, कॉल करेंगे। ऊपर वाले नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप उन्हें हमें शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।